डमी अध्यक्ष, जो पार्टी के का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसको हमेशा अच्छा लगता है। वो दौर हमने देखा है और सुना है, और बहुत पुराना दौर नहीं है, जब अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के कामराज होते थे और उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री से कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए। मोरारजी देसाई जैसे लोग थे जिनको उन्होंने नहीं कहा, और लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने। अब तो ये होता है कि जो किसी भी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर कौन होता है, आप बताइए? कोई नहीं होता ना। लेकिन एक प्रेस नोट जारी होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक्सटेंशन दे दिया गया है। अब ये कौन सी अदृश्य ताकत ने, मतलब कोई तो चीज है जो उससे भी ऊपर है? कोई तो चीज है, कोई ताकत ऐसी है, कम से कम यही बता दे कि मार्गदर्शक मंडल ने ये काम कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं है ये भी नहीं पता। कोई उसके रिकॉर्ड के लिए मीटिंग हुई हो, उसके लिए कोई मतदान हुआ हो, कोई नामांकन अधिकारी ने उनका नाम का ऐलान किया हो, कुछ हुआ हो, तब तो बात समझ में आती है। तो एक लोकतांत्रिक पद्धति से चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंदर एक अपनी ताकत होती है कि मैं बहुमत के आधार पर नेता चुना गया हूं, मैं बहुमत के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया हूं, और जो बहुमत के आधार पर चुना जाता है, माफ कीजिए, वो अपनी ही पार्टी के प्राइम मिनिस्टर को आदेश दे सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशादत हर खबर की। खबर बहुत दिलचस्प हो जाती है जब देश के उन खास ओहदों को लेकर के होती है जो देश की आने वाली दशा और दिशा को तय करते हैं। यहाँ पर ये बड़ा सवाल है, काफी दिनों से उठ रहा है, लेकिन बीजेपी है किसका जवाब नहीं देती है। वो कई मुख्यमंत्री बना चुकी है, इस बीच में कई मुख्यमंत्री बना चुकी है, लेकिन अपने पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं चुन पा रही है नया। जेपी नड्डा को लगातार खींचा जा रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा, जेपी नड्डा को प्रेसिडेंट बनाने से पहले भी किस तरह से अमित शाह जो है खुद एक उस फॉर्म में काम करते रहे जिसे कहते हैं कि जब तक ये नया व्यक्ति नहीं चुना जाता है प्रेसिडेंट, तब तक उन्होंने अपने मंत्रालय के साथ साथ ये काम चलाते रहे। आखिरकार कौन सा ऐसा डर है बीजेपी के अंदर जो इसे नहीं होने दे रहा है कि मुख्यमंत्री का नाम चल सकता है लेकिन प्रेसिडेंट का नाम अभी नहीं चल सकता है? आखिर ऐसी कौन सी बात है? आइए चर्चा करते हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी के साथ में। सर से समझेंगे इस बात को कि ऐसा कौन सा डर है सर, जो कि मुख्यमंत्री तो चुना जा सकता है लेकिन प्रेसिडेंट नहीं चुना जा सकता। ऐसी क्या बात है सर? धन्यवाद विनीता। देखो, मुख्यमंत्री चुनना और पार्टी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना दोनों ही अलग कवायद है। और मुख्यमंत्री तो आपको देख ही रहे हैं हम लोग 10 साल से कैसे चुने जाते हैं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में अब खासतौर पर पिछले 10 वर्षों में जो उनके पिछले 5 वर्षों में जो उनको अनुभव हुए हैं, मैं कह सकता हूं कि बड़ा मुश्किल है। और बड़ी चुनौती इसलिए है कि देखिए, पहले अमित शाह थे, तो अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री अच्छी है, और वो केमिस्ट्री अच्छी रही तो जोड़ी चल गई। ठीक वैसे ही जैसे किसी जमाने में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की चलती थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी का अगर आपको याद हो, तो अटल जी तो 6 साल तक अध्यक्ष थे, और आडवाणी जी अलग अलग, मेरा ख्याल है अगर मुझे ठीक याद है तो 3 बार में वो 18 साल तक, 12 और 6 18 साल तक ये दोनों रहे। तो अब इनके लिए चुनना इसलिए कठिन है कि कुछ अध्यक्ष जो ऐसे आए जो उन्होंने पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी की। हम नड्डा से शुरुआत करते हैं जी। कि जेपी नड्डा ने आए और 2 उनकी टिप्पणियां ऐसी रहीं, उन 2 टिप्पणियों ने भारतीय जनता पार्टी का अगर फायदा नहीं किया, नुकसान नहीं किया, तो फायदा भी नहीं किया। और एक टिप्पणी उनकी बिहार के में थी जो उन्होंने की थी कि इस देश में अब प्रादेशिक और क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी, ये उन्होंने बिहार में कहा था। इसका अर्थ ये था कि छोटी और मझोली पार्टियों के लिए अब कोई संभावना नहीं है। और डेमोक्रेसी इसके उलट कहती है। डेमोक्रेसी में एक नहीं 1000 पार्टियों के लिए संभावना होती है। हर कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनवा सकता है, अपनी पार्टी का गठन कर सकता है, उसको इस पर कोई पाबंदी नहीं है।
अब उसका नुकसान ये हुआ कि आप देख रहे हैं कि पार्टी की जो स्थिति है, बड़े बड़े ट्रस्टेड सहयोगी पार्टी के छिटक गए। अकाली दल छिटक गया, शिवसेना पुराने पे थी वो छिटक गई, और भी कुछ दल छिटक गए। तो अब पार्टी को क्या करना पड़ा मजबूरी में डैमेज कंट्रोल करने के लिए नड्डा के इस बयान पे? उन्हें अपनी नई छोटी पार्टियां गढ़नी पड़ी दूसरी पार्टियों को तोड़ के। जैसे शिवसेना में शिंदे को ले आए, अजित पवार को लेकर के एक नई एनसीपी बना दी। तो इस तरह से उन्होंने प्रयोग शुरू किए उस एक बयान का डैमेज कंट्रोल करने के लिए। जी। दूसरा बयान ये था नड्डा का कि अब आरएसएस की हमको जरूरत नहीं है। अब ये अगर कोई पढ़ा लिखा और बौद्धिक बयान होता तो शायद इसका कुछ लोग विश्लेषण भी करते, लेकिन हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो आरएसएस का काडर है, जो कार्यकर्ता है, करीब करीब 50% हैं लोग जो आरएसएस से निकल के आए हैं। तो जाहिर सी बात है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब इस तरह का बयान देगा तो वो खुश तो नहीं होंगे, आज भी नहीं है। और उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि ये जो है अपनी माँ को की आलोचना कर रहे हैं, जिस कोख से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोख से बीजेपी का जन्म हुआ है, ये उसको ही नकार रहे हैं। तो अब इनके संस्कारों को क्या कहा जाए? ये पार्टी के भीतर बहुत गंभीर मंथन चल रहा है। लेकिन आधुनिकीकरण के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो पूर्व अध्यक्ष हैं, वो उसको मोदी कांग्रेस बनाने पर तुले। यानी दूसरी पार्टियों का शिकार करो और अपने पार्टी में लाओ। तो ये पार्टी की जो परंपरागत चाल चरित्र चेहरा है उसको मेल नहीं खाती। एक और अध्यक्ष हुए थे, आपको याद है, क्योंकि अब देखिए हर आदमी तो अटल आडवाणी हो नहीं सकता। आपको याद है बंगारू लक्ष्मण का मामला क्या हुआ था? जी उनको जी। पैसा लेते ऑन कैमरा पकड़ा गया था, राष्ट्रीय 1 अध्यक्ष लाख थे, रुपए। 1 लाख का। अब आरोप, वैसे नितिन गडकरी एक बहुत ही शानदार इंसान हो सकते थे, लेकिन उनको किसी तरह से षड्यंत्र पूर्वक घोटाले में फंसाया गया और उनको फिर वहां से इस्तीफा देने पर बाध्य होना पड़ा। तो वो ऐसे हो गए। तो ऐसे अध्यक्ष अब उनको ऐसे जो पुराने अनुभव हुए हैं वो मुझे नहीं लगता। और मुझे ये हो सकता है कि हालांकि ये आसान काम नहीं है, क्योंकि नाम तो इनके ऊपर पास कोई नया है ही नहीं। शिवराज सिंह चौहान का नाम ये चला जरूर रहे हैं संघ के दबाव में, लेकिन ना तो नरेंद्र मोदी उनको पसंद करते हैं और ना अमित शाह उनको पसंद करते हैं। अलबत्ता गणित ये बन सकता है कि अमित शाह खुद एक बार फिर संगठन की कमान संभाल लें, लेकिन तब ये एक व्यक्ति दो पद का जो फॉर्मूला है उसका क्या होगा, उसका काट निकालने में देरी हो रही है। जी। चर्चा तो ये होती है सर, अनऑफिशियली तो वो दोनों पद संभाल ही रहे हैं। ना वो तो संभाले ही है एक तरह से। आप देखिए कि क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इशारे के बिना जेपी नड्डा इन दिनों कुछ कर पा रहे हैं? एक दौर आया था बहुत छोटा सा जब वो जुगनू की तरह कुछ चमके थे, और तब ये लगा कि हाँ जेपी नड्डा कुछ ठीक ठीक कर रहे हैं, नई पीढ़ी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये जो आरएसएस वाला और ये क्षेत्रीय पार्टियों का बयान दिया, तो हर पार्टी में खौफ आ गया, छा गया। और आप देखिए ना कि बिहार का हमने उस दिन भी बात की थी कि नीतीश कुमार जो जहां 73 पर ठहरे थे 41-42 पे आ गए, इससे पहले और अच्छी स्थिति में थे। तो उनका क्या हाल हुआ, चिराग पासवान का क्या हाल हुआ, दूसरे उन्होंने दो फाड़ कर दिया अपने सहयोगियों को, उसमें उद्धव ठाकरे का क्या हाल हुआ। तो ये जो चीजें हैं ये हर छोटी और मझोली पार्टी में डर पैदा करती हैं। जब शासन कर रही पार्टी के बारे में, सत्ता पर बैठी पार्टी के बारे में डर या खौफ पैदा हो जाए तो समझिए कि ये लोग अच्छा लोकतंत्र नहीं है, हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं है। जी। सर एक सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि सीधी-सीधी बात है कि आरएसएस के दबाव में, क्योंकि मुख्यमंत्री का चयन जो है वो तो फिर भी राज्य की बात है, क्योंकि वो राज्य के फैसले लेगा, वो भी जिसमें केंद्र हस्तक्षेप कर लेता है, जिसमें डबल इंजन की सरकार है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहीं पर बात होती है पार्टी की, तो वो वाकया मुझे याद आ रहा है जैसे कि मोदी के नाम को अनाउंस किया गया था, राजनाथ सिंह ने किया था, अरुण जेटली उसमें इन्वॉल्व थे। और उस वक्त अगर नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते तो शायद ये चीज इतनी आसान और सीधी नहीं रह पाती। अब ऐसी परिस्थिति में
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बीजेपी का जो संविधान है उसके मुताबिक वो बहुत मजबूत अध्यक्ष की भूमिका जो होती है पार्टी में, वो फैसले ले सकता है। ऐसे व्यक्ति को ला करके बिठाना जो निष्क्रिय रहता है और फैसले पीछे कोई और ले रहा है, यानी कि ये पोजीशन डमी तो है नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पोजीशन डमी तो है नहीं, वो मजबूत ताकतवर है, लेकिन वहां पे निष्क्रिय व्यक्ति को बिठा देना, जैसे कैग में बिठा दिया, जैसे सीसी पे बिठा दिया, जैसे आरबीआई में बिठा दिया, और बाकी एक उस स्तंभ पे मैं नहीं जाऊंगी, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर बात करें तो इस पोजीशन से शुरुआत की है, इस पद से शुरुआत की है बीजेपी ने, देखा जाए तो निष्क्रिय लोगों को लाके बिठा देना जो कुछ ना करे, और ऐसी परिस्थिति में बड़े आराम से वो अपना काम कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि, पहला सवाल तो ये है सर, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि कोई व्यक्ति इस पद पर आकर के स्ट्रांग हो जाता है? कई बार व्यक्ति पद को जिंदा कर देता है, वो क्यों पिछलग्गू बने हुए हैं इनके? नंबर 1। नंबर 2 ये सर कि आरएसएस ऐसा कौन सा व्यक्ति बिठाना चाह रही है इस पद पर कि इनकी हालत खराब हो जाएगी, गुजराती लॉबी की टेंशन बढ़ जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि डमी अध्यक्ष जो पार्टी के का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको हमेशा अच्छा लगता है। वो दौर हमने देखा है और सुना है, और बहुत पुराना दौर नहीं है, जब अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के कामराज होते थे और उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री से कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए। मोरारजी देसाई जैसे लोग थे जिनको उन्होंने नहीं कहा और लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी तब इतनी ताकतवर होती थी कि सत्ता उसको रिपोर्ट करती थी। लेकिन ये बहुत गुजरे जमाने की बातें हैं। अब राजनीति और सियासत के जो रंग हम देख रहे हैं उसमें सरकार या सत्ता संगठन को चला रही है। तो डमी की जो शब्द आपने इस्तेमाल किया बिल्कुल ठीक है। आपको क्या याद आता है कि भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए आखिरी बार वोटिंग कब हुई थी? याद आता है आपको? पिछली बार मतदान कब हुआ था? अब तो ये होता है कि किसी भी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर कौन होता है? आप बताइए, कोई नहीं होता ना। लेकिन एक प्रेस नोट जारी होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक्सटेंशन दे दिया गया है। अब ये कौन सी अदृश्य ताकत ने, मतलब कोई तो चीज है जो उससे भी ऊपर है। कोई तो चीज है, कोई ताकत ऐसी है, कम से कम यही बता दे कि मार्गदर्शक मंडल ने ये काम कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं है ये भी नहीं पता। कोई उसके रिकॉर्ड के लिए मीटिंग हुई हो, उसके लिए कोई मतदान हुआ हो, कोई नामांकन अधिकारी ने उनका नाम का ऐलान किया हो, कुछ हुआ हो, तब तो बात समझ में आती है। तो एक लोकतांत्रिक पद्धति से चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंदर एक अपनी ताकत होती है कि मैं बहुमत के आधार पर नेता चुना गया हूं, मैं बहुमत के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया हूं। और जो बहुमत के आधार पर चुना जाता है, माफ कीजिए, वो अपनी ही पार्टी के प्राइम मिनिस्टर को आदेश दे सकता है। और हमने देखा है अतीत में जवाहरलाल नेहरू को आदेश मानना पड़ा, इंदिरा गांधी ने नहीं माना, वो अलग बात थी। लेकिन वो भी हमने एक दौर देखा जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे तो चंद्रशेखर की स्थिति क्या थी, हमने वो भी दौर देखा है। तो कहने का मतलब यह है कि लेकिन अब वो स्थितियां बहुत बदल गई हैं। अब जो बड़े नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर, ऐसा कोई नेता नहीं चाहते जिनसे वो उनके पद को खतरा हो, वो एक असुरक्षित महसूस करें। और आजकल कुछ ऐसी सियासत हो गई है कि वो हर सामने वाले से वो अपने भय में रहते हैं। तो जेपी नड्डा से जैसा एक मैं शब्द क्या कहूं, मैं वो शब्द ही, उसके अलावा कोई दूसरा शब्द भी बेहतर सा नहीं है, पिलपिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको हम कह सकते हैं, कि जिसका कुछ अपना रीढ़ ना हो, ऐसा कुछ अध्यक्ष उनको चाहिए। और माफ कीजिए, पार्टी में तो मुझे नहीं नजर आता कि ऐसा कोई अध्यक्ष हो। शिवराज सिंह चौहान भी नहीं हो सकते, जैसा जो बहुत नाम उनका आ रहा है। दूसरा जो पाप के सवाल का दूसरा भाग है कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास भी कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड है, कोई तुरुप का इक्का है? मुझे लगता है आरएसएस के पास इसकी चाबी हो सकती है, बशर्ते आरएसएस की चले। आरएसएस के पास लेकिन आरएसएस की तो चल रही है। कुछ मुख्यमंत्री जो दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, या फिर आप हरियाणा की बात कर लीजिए, तो यहाँ पे आरएसएस की
भी मर्जी शामिल रही है मुख्यमंत्री बनाने में, और दिल्ली में तो ज्यादा परसेंटेज रही है बनाने के लिए। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा कि मुख्यमंत्री बनाने में और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में बहुत फर्क है। और कैसा फर्क है, हमने शायद पिछले किसी डिबेट में बात की थी कि आम आदमी पार्टी को मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी मानता रहा हूं। बी पार्टी का मतलब यह है कि जो ए पार्टी का सुप्रीमो है वो अपनी बी पार्टी के कैप्टन को तो जिंदा रख सकता है, वो उसको अपने फरमाइशी प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करने का काम तो दे सकता है, लेकिन वो भी कभी नहीं चाहेगा कि बी टीम का कैप्टन ए टीम का कैप्टन बन जाए। तो मुख्यमंत्री तो वो आरएसएस को बनवाने दे सकता है, लेकिन वो ऐसा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाने में उनकी नहीं सुनेगा जो कि प्राइम मिनिस्टर के लिए खतरा बन जाए। जी जी, यानी कि अभी अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस के मुताबिक आ गया तो ये तो बात साफ है कि जो एक बड़ा वर्चस्व बनाने की कोशिश एक लॉबी की रही है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी और रातों रात जिसे कहते हैं अर्श से फर्श पर आ जाएगी। और ऐसा मुमकिन इसलिए हो सकता है क्योंकि पिछले 5 साल में, स्पेसिफिकली 10 साल में से पिछले 5 साल में जो रहे मोदी सरकार के सेकेंड टर्म जो रही उसमें काफी कुछ जो जिन बातों का जिक्र सर आपने भी किया कि आरएसएस को हीन भावना में ला करके खड़ा कर दिया गया था, अब वो वापस आगे फॉरवर्ड आना चाह रही है उसमें, और कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में चाहती है। जब सत्ता आती है तो कंट्रोल किसके हाथ में, इसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। और ये सबसे बड़ी लड़ाई इस वक्त इन दो के बीच में चल रही है, पार्टी और संगठन के बीच में। शायद इसी वजह से अभी तक ये नाम तो आया है और उम्मीद ये भी नहीं की जा रही सर अभी तो जल्दी आ भी जाएगा भी नाम। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए ना ये बहुत ही नाजुक वक्त निकल रहा है। हम लोग बायोलॉजी में एक मुहावरा पढ़ा करते थे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष। जब नड्डा ने उस पुड़िया को, उस तिलिस्म को उजागर कर दिया कि भाई बीजेपी आरएसएस को भाव नहीं देती, बीजेपी आरएसएस के महत्व को कमतर मानती है, तब आरएसएस को लगा। और अब आरएसएस अपने लिए दोबारा अपनी दुनिया गढ़ने की, रचने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अब आने वाले दिनों में हम थोड़ा सा आक्रामक होते हुए भी देखेंगे। अफसोस की बात यह है कि आरएसएस के लोग जिन मुद्दों पर आक्रामक होते हैं वो मुद्दे उनको अपनी ही पार्टी के अंदर प्रभाव पैदा करने में सक्षम नहीं है। वो एक जन धारणा तो बना सकते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने को लेके या नाम बदल देने को लेके या किसी भी बात अल्पसंख्यकों के बारे में, लेकिन उससे बीजेपी को क्या फर्क पड़ता है। लोग तो यही समझते हैं कि यही तो बात बीजेपी कहती है, तो बीजेपी की नीतियों पर ही तो आरएसएस चल रहा है, या आरएसएस की नीतियों पर ही तो बीजेपी चल रही है। ये बात जी, लेकिन ये फर्क के साथ अभी सत्ता के सुख भोगने का भी फर्क यहाँ बड़ा आ गया है, किसको कितना कमाना है ये फर्क भी यहाँ पर आ गया है, किसकी जेब में कितना जा रहा है। बहुत सारी चीजें हो गई हैं, पर्दे के पीछे चल रही हैं। आम जनता बेचारी भोली भाली है, उसे समझ में आता नहीं है। शायद इन सब चर्चाओं से उन्हें समझ में आया कि पर्दे के पीछे कहानी क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।